हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इट्स मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम है केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो चैप्टर नंबर 2। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा इससे पहले जो क्लास थी उसमें हम प्रीवियस क्लास की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि बैक्टीरिया, एनिमल, ये जो भी किंगडम है, जो हमारे 5 या 6 टाइप के किंगडम होते हैं, हमने उनको कैसे क्लासीफाई करा था। ठीक है, और जो लास्ट हमारा आया था जो R.H. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में, जिसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि उन्होंने फंगाई को प्लेस करा था। ठीक है, उसके बाद दोबारा से कार्ल वोज ने क्या करा, बैक्टीरिया की एक सेपरेट क्लासिफिकेशन बनाया। तो आज हम स्पेसिफिक पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा या फिर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। ठीक है भाई, किंगडम मोनेरा की बात करें तो हम इसके जो सोल मेंबर होते हैं दैट आर बैक्टीरिया। सोल मेंबर कौन होते हैं? सोल मेंबर्स आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, बैक्टीरिया क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एवरीवेयर पाए जाते हैं। आप अगर आपके आसपास कोई भी जगह होगी, ये सब जगह मिल सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में एक थोड़ा सा मैंने बता दिया बैक्टीरिया क्या होते हैं। मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्चुअली मोनेरा किंगडम में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेल। जो एक थोड़ा सा ना इसमें आपको बहुत जगह ये टर्म आएगी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होते हैं या फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। सपोज करो ये सेल है। ठीक है, सेल ये प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हो सकती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक जिसमें मोस्ट ऑफ द या ऑल ऑफ द बैक्टीरिया आपके आते हैं, यानी मोनेरा किंगडम आपका आता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं और बाकी की जो किंगडम है वो आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी सेल होती है तो सेल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी सेल के कितने पार्ट होंगे? सेल मेम्ब्रेन होगा, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अगर जो हम प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें तो फर्दर डिवाइडेड इनटू साइटोसोल या साइटोस्केलेटन, और दूसरा होता है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनेलाइज। सेल्यूलर ऑर्गेनेलाइज जो हमारे सेल के इनसाइड सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेल में जो ऑर्गेनेलाइज प्रेजेंट होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। वो मेम्ब्रेन से बाउंड भी कर सकते हैं और वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है जिन पे, ये डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं? गोल्गी अपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और प्रोटियोसोम। ठीक है, अगर जिसमें डबल मेम्बर होती हैं, डबल मेम्बर जो होगी वो होगी सिर्फ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? अगर हम बात करें नॉन मेम्ब्रेन या बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जिस पे जो ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन जिन पे बाउंड नहीं होती हैं, वो कौन से होते हैं? राइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, सेंट्रोसोम्स, सिलिया और फ्लैजिला। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर है कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होंगे और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसमें 2 जगह बहुत सारे टर्म्स हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात करें, देखो ये डायग्राम देखो। साइटोप्लाज्म क्या होता है? किसी भी सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में आपके साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोलस
यानी जो जेनेटिक मटेरियल जो फॉर्म करता है, जो आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस वाला पार्ट होता है और साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला के आप बोलते हो प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? तो साइटोप्लाज्म जो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोलस दोनों होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम देख लेते हैं। देखो, बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेल्युलर होगा, प्रोकैरियोट्स होंगे, मोनेरा किंगडम में रखे जाएंगे। इसके कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है, ये इसमें जो मेन पार्ट होता है ये फ्लैजिला होगा, ठीक है, और इसमें जो मेन होगी, जो सेल वॉल होगी, वो प्रोटेक्ट करती है सेल, और इसकी जो शेप होती है वो प्रोवाइडेड करी जाती है बाय द सेल वॉल। ठीक है, मेन इसका साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, जो मेन पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, जो ये वाला एरिया होता है, साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के उसके बाद हम बात करें प्लाज्मिड क्या है, जो स्पेसिफिक होता है आपकी बैक्टीरियल सेल के लिए ही। प्लाज्मिड क्या होगा? इट कैरीज जीन that are transferred through genetic recombination is a smaller circular DNA loop। थोड़ा सा क्रोमोसोम्स में और प्लाज्मा में थोड़ा डिफरेंशिएशन है। जो क्रोमोसोम्स होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो जीन को कैरी करता है, जीन होते हैं, और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दोबारा से जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसको बनाता है, और किसके फॉर्म में होता है? सर्कुलर लूप, सर्कुलर डीएनए फॉर्म में होता है। ठीक है, स्पाइरल ना होके कैसा होगा? लूप फॉर्म में होगा, सर्कल फॉर्म में। ठीक है, फ्लैजिलम होते हैं। फ्लैजिलम क्या होते हैं? इसको रोटेशन या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा बैक्टीरियल सेल के बारे में हम जान लेते हैं, मेन क्या क्या हो गए हैं इसकी। और हाँ, एक और हम पढ़ते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? प्रोटेक्ट द सेल एंड हेल्प द अटैच टू अदर सेल एंड सरफेस। अगर किसी और दूसरी सेल के इसको कॉन्टैक्ट में आना है तो किसकी हेल्प होती है? कैप्सूल की हेल्प से ये उस सरफेस पे एडहियर होता है। ठीक है, या उसको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अब बैक्टीरिया आ गए हैं, तो बैक्टीरिया में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, मोनेरा, ये मोनेरा की बढ़िया सी स्लाइड है। मोनेरा में तुम्हें एक्चुअल सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है भाई, तो आर्की बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं? बेसिकली दे आर मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और एसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होंगे जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी को इल्ड करेंगे। ठीक है, हेलोफाइल्स सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल एक ऐसे टेम्परेचर पे पाएंगे जहाँ पे बहुत हायर टेम्परेचर हो सकता है। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये माना जाता है कि ये सबसे प्रीमिटिव, सबसे पुराने जो बैक्टीरिया होंगे जो वर्ल्ड में सबसे पहले पाए गए, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। क्लियर? उसके बाद हम बात करें यू बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू, जो एक्चुअल में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से ही यू बैक्टीरिया बने होते हैं। यू बैक्टीरिया में आपके हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया आपके आते हैं। तो बेसिकली जो मेन फोकस किया गया है आर्की बैक्टीरिया पे, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल और एसिडोफाइल्स पे किया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं। चलो थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया के बारे में बता देती हूँ। जो आर्की बैक्टीरिया है वो सबसे ओल्डेस्ट जो है ऑर्गेनिज्म होता है जो सबसे पहले लिविंग फॉर्म में पाया गया था। ठीक है, इनको हम यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और इनमें क्या होता है? माइक्रोब्स विदाउट द सेल न्यूक्लियस एंड देन एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसका मतलब है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाया जाता है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन देयर सेल एंड बिलोंग टू द किंगडम आर्की। किंगडम आर्की से इसको रिलेट किया जाता है।
दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1977 बाई कार्ल वूस एंड जॉर्ज ई फॉक्स। सबसे पहले जो इनको किंगडम मोनेरा का जो नाम दिया था, किंगडम मोनेरा जो रखा गया था, वो कौन से साइंटिस्ट थे? 1977 में बाई कार्ल वूस और जॉर्ज ई फॉक्स ने। ठीक है, इन्होंने बैक्टीरिया को क्लासीफाई करा। मोस्ट आर्की बैक्टीरिया अपीयर लाइक बैक्टीरिया। ज़्यादातर ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे कि नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप हाउएवर दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट। तो जब थोड़ा सा एडवांसमेंट आना शुरू हुआ, ठीक है, थोड़ा सा साइंस में इवोल्यूशंस आए, जैसे जैसे कि जो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए, धीरे धीरे जो साइंटिफिक नॉलेज थी वो भी बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे जैसे ही देखा कि जो बैक्टीरिया को हम अंडर जिनको हम आर्की बैक्टीरिया थे, जब हम उनको माइक्रोस्कोपिकली चेक करा तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन दिखाई दिए और ये भी पता चला कि ये डिफ़र होते हैं बैक्टीरिया से या फिर बाकी यूकैरियोट से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? आर्की बैक्टीरिया हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है मोनेरा की? वही है सेम। बेसिकली मोनेरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला, जितने भी मोनेरन होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो आपके कैसे होंगे? और यूनिसेल्युलर होंगे मोनेरा। इनकी जो सेल वॉल होगी वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी, बहुत स्पेसिफिक है। जो मोनेरा के किंगडम वाले जो बैक्टीरिया आएंगे उनकी जो सेल वॉल होगी वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू भी हो सकता है और बडिंग फिजन के थ्रू भी हो सकता है, यानी जो रिप्रोडक्शन होगा इनमें वो बाइनरी फिजन होगा, एसेक्सुअल होगा। दे कंटेन 70S राइबोसोम, जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज बाउंडेड नहीं है, उसमें जो राइबोसोम्स की जो सब यूनिट पाई जाती है, जिसको सीवेज एक कांस्टेंट होता है, उसके नाम पे राइबोसोम को S के नाम से रखा जाता है। ठीक है, तो 70S राइबोसोम्स होता है। इसमें फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया के लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड सेंट्रोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द आर्की बैक्टीरिया या मोनेरन सेल। ठीक है, दीज आर एनवायरमेंटल डीकम्पोजर एंड मिनरलाइजर। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा वास्ट अमाउंट में या सबसे ज़्यादा जो अर्थ पे पाए जाते हैं या कहीं पे भी पाए जाते हैं, दैट आर बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया एक बहुत बढ़िया डीकम्पोजर होते हैं। ठीक है, जब डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को अगर आपने देखा होगा तो कुछ समय के बाद, कुछ आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसमें डिकम्पोजिशन जो बॉडी है वो फूलने लगती है। फूलने के बाद उसमें बैक्टीरिया की जो एंट्री होती है उसकी वजह से क्या होता है, डिकम्पोजर होता है और बॉडी जो है वो मिट्टी में ही मिल जाती है, अगर आप समझो इसको। ठीक है, और मिनरलाइजेशन, उससे जो मिनरल्स होते हैं उनका वो फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करता है। क्लियर है? आर्की बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, इसका क्या बात है? अगर हम बात करें, हाँ चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया मैंने बताया था, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की जो हमारे मोनेरा होते हैं दो पार्ट में डिवाइड थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में हमारे कौन कौन थे? हेलोथेन थे, मिथेनोजेंस थे और वो थे थर्मोएसिडोफाइल। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया को हम फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। नॉन सल्फर मीडियम, जहाँ पे सल्फर ना हो, एक होता है हॉट सल्फर स्प्रिंग, जहाँ पे सल्फर का ही एनवायरनमेंट हो, सल्फर प्रेजेंट हो। ठीक है, मिथेनोजेंस ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोकोकस। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं कि जो मिथेनोजेंस होते हैं, यानी जो मिथेनोजेंस होंगे एनियरोबिक होंगे, विदाउट, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा तो ऐसे जो बैक्टीरिया होंगे वो मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोकोकस होंगे। ठीक है, और ये बेसिकली पाए जाते हैं जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जैसे काव होगी, बफेलो हो गए, उनका जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, जो गट पार्ट होता है, वहाँ पे र्यूमेन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्मोएसिडोफाइल, उसके बाद है हेलोफाइल। हेलोफाइल भी फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोबिक्स का मतलब होता है कि ऑक्सीजन, एनारोबिक में क्या होगा कि भाई विदाउट
ऑक्सीजन होगा, लेकिन कई बार कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे कि अगर ऑक्सीजन भी आ गई तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, उसको हम फैकल्टेटिव बैक्टीरियम बोलते हैं या एनारोबिक बोलते हैं। उसमें एग्जाम्पल है आपका हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। क्लियर है? जो हॉट सल्फर स्प्रिंग होते हैं उसमें थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, सर्वाइवल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव। तो इसमें आपके थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस ये एग्जाम्पल हैं इसके। क्लियर? उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी में डिफरेंट शेप दी गई हैं बैक्टीरिया की, वो आपकी इस तरह की दी गई हैं। कोकाई बैक्टीरिया, बेसिलाई, स्पोर, स्पाइरिला, फ्लेजम एंड विब्रियो, 5 टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनकी साइज और शेप दिखाई गई हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में भी बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के वो हो सकते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हो तुम कोकाई हैं यहाँ पे, बेसिलाई हैं, स्पोर हैं, स्पिरिलियम है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होंगी, स्ट्रक्चरली सिंपल होंगी, लेकिन उनका जो बिहेवियरल पैटर्न होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब सपोज करो ये स्ट्रक्चर आपको देखने में बहुत कोकस स्पाइरल जैसी लग रही है, लेकिन ये कैसे एक्ट करता है, कैसे अपने आप को शो करता है, ठीक है, कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, ये कैसे वो सर्वाइव करता है, ये उसका बहुत बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, इजीली अंडरस्टूड नहीं होगा। क्लियर? अब देखो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होंगे वो 2 तरह के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया होंगे, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, भाई बैक्टीरिया हैं तो उनको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? तो यही हम 2 प्रोसेस पढ़ेंगे जिनको हम फोटो ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कितने तरह के हुए हैं हमने पढ़ लिया है। बैक्टीरिया 2 तरह के होंगे, एक तो होंगे ऑटोट्रॉफ और दूसरे होंगे हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, मैं एक देखती हूँ स्लाइड। चलो ये देख लेते हैं, ये बड़ी ऐसी स्लाइड है, इसमें तुमको दिख पा रहा है सही से? ठीक है, जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, एंड ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? तो इसका मतलब है कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड जो है वो बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल्स की हेल्प से अपने फूड को बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। क्लियर? तो कीमो क्या होंगे? विद द हेल्प ऑफ केमिकल, with the help of chemicals। क्लियर? ठीक है भाई, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये इस तरह का न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिल जैसे ही बिल्कुल बाकी के हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस, CO2 और वाटर के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसे ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, और इनको हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, जो कि जिसमें सनलाइट जो है वो एक एनर्जी सोर्स का काम करेगा, यानी जो सनलाइट है वो एक एनर्जी सोर्स का काम करेगा। ऐसे बैक्टीरिया जो आपके ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या माना जाता था जब क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, तो इनको ये मानते थे कि ये किसके प्लांट की कैटेगरी में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्लासिफिकेशन बढ़ा तो पता चला कि ये तो बैक्टीरिया हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्लियर? और एल्गे एंड ग्रीन प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होता है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इस तरह का न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म में फूड प्रिपेयर करने के लिए केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं
फूड, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसमें जो आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं दैट आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कौन कौन से कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एज ए नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। क्लियर है? सल्फर बैक्टीरिया ये आप देख रहे हो डायग्राम, आयरन बैक्टीरिया किस तरह का दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो बैक्टीरिया के दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के दो पार्ट है, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है? फोटो ऑटोट्रॉफ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना फूड बनाएगा, और कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या होगा? केमिकल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्लियर? उसके बाद देखो ये कितना बढ़िया डायग्राम है। फोटोसिंथेसिस एक्चुअल प्लांट करते कैसे हैं, प्लांट नहीं सॉरी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे फोटोसिंथेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। क्लियर? देखो द प्रोसेस प्लांट यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इनटू शुगर इनटू एनर्जी फ्रॉम द सन। ये फोटोसिंथेसिस का चार्ट आ गया है, इसको हम हटाते हैं, ये देखते हैं। देखो ये है, इसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन बाय प्लांट्स विद हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है? ये हो गया कीमोसिंथेसिस हो गया। ठीक है? कीमोसिंथेसिस में भी आपका मीथेन गैस बन रही है। यहाँ पे आप देख लो, ये क्या CO2 H2O लाइट और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है? फोटो ऑटोट्रॉफिक में साइनोबैक्टीरिया आ गए, और कीमो ऑटोट्रॉफिक में आपके आ गए हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टीरिया, ये सारे आ गए हैं। देखो अब थोड़ा सा है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो बैक्टीरिया से सिमिलर हैं, क्या प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिसिमिलर है। ठीक है? अगर मैं बात करूं आर्किया बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया की, तो दोनों में आर्की बैक्टीरिया की जो स्पेशलिटी होती है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी हम पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि साल्टी एरिया में, या बहुत जहाँ पे एसिडिक एरिया एनवायरनमेंट है, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है? एक ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे जहाँ पे भी जहाँ पे और कोई बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर सके, वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है? जैसे साल्टी एरिया में, हॉट टेम्परेचर पे, मिथेनोजेंस जो हमने पढ़े थे, और ये बहुत सारे केमिकल कंपोजिशंस के जो हैं, इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है सेल का, वो डिफरेंट होता है एज कंपेरेटिव टू यू बैक्टीरिया, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती हैं वही उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है इस एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। क्लियर? उसके बाद ये फाउंड इन एंड ऑन अस, मतलब एवरीवेयर, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है? अगर मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो बहुत सारे एयर में, पैन पे, कहीं भी अगर मैं हाथ लगा दूँ तो ऐसे बैक्टीरिया होंगी। क्लियर? फूड, वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये इसके सोर्स हो सकते हैं बैक्टीरिया के। ऑल्सो कोज डिजीज, जो बैक्टीरिया होंगे वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्लियर? क्या क्या इसमें कॉमन है? दोनों प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा किंगडम में आते हैं, सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल के बने होते हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? देखो अब मैं आपको बता देती हूँ, जो आर्की बैक्टीरिया है हमने 3 टाइप के पढ़े थे, मिथेनोजेंस पढ़े थे, हेलोफाइल्स पढ़े थे, और थर्मो एसिडोफाइल पढ़े थे। ये तुम बढ़िया सी गाय देख रहे हो ना? ठीक है? तो ये एक डायग्राम है, मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्किया फ्रॉम द काउज बर्थ। ठीक है? तो इसमें एज देयर नेम सजेस्ट मिथेनोजेंस आर आर्कियंस, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस, एंड दिस अमेजिंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन मेक्स देम इजिली डिस्टिंग्विजेबल इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन। कि मतलब जैसे कि मिथेनोजेंस है, उसके नाम से हम पहचान पा रहे हैं कि ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करती हैं। कैसे? मैं इसको बता देती हूँ, एक पेज में आपको दिखा देती हूँ बढ़िया से, जिसमें
पेज इज नॉट देयर। चलो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ। देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मिथेनोजन होते हैं, इसमें क्या होता है, these organisms are found in environment that have no oxygen, anoxious in muddy marshes and swamp and the digestive tract of cows, termites and marine life। यानी जो मेथेनोजेंस होते हैं, जो उनका हैबिटेट होता है, जहाँ वो पाए जाते हैं, आवास जो होता है वो कहाँ होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, जैसे मार्शी एरिया हो गया, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ काऊ हो गया, बुफेलोज हो गया, उनका जो इंटेस्टाइन ट्रैक का जो र्यूमेन पार्ट होता है वो वहाँ पे मिथेनोजेंस का या मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। ये क्या काम करते हैं, मिथेनोजेंस गेट देयर एनर्जी फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, हमको यूटिलाइज करना है, ठीक है, और यूटिलाइज करके क्या बनाता है, मीथेन गैस बनाता है। At present, two methanogens have already had their complete sequence genome, जैसे मिथेनोडोकस जेनासी एंड मिथेनोथर्मोबैक्टर थर्मोऑटोट्रोफिकस। क्लियर, ये आपका बहुत काम का नहीं है, मेन जो है आपकी ये केमिकल इक्वेशन है जो आपकी मीथेन गैस बनाती है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मार्शी गैस यानी क्या बनाती है, मीथेन गैस बनाती है, जो आपकी बायोगैस भी होती है और वाटर का प्रोडक्शन करती है। क्लियर, तो मिथेनोजन क्लियर है, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। देखो देखो देखो, मिल गया मिल गया मिल गया भाई, मिल गया। देखो कितना बढ़िया डायग्राम है, हाउ कैटल प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है। देखो भाई, जो भी ये खाना खा रही है, द मोर रफ इज फीड द मोर मीथेन इज प्रोड्यूस, जितने भी हार्बीवोर्स जो काऊ होती है वो हार्बीवोर्स होती है, जितना भी वो ग्रास वगैरह खाती है, तो क्या होता है, जो मीथेन है वो उसका इनटेक करती है, और क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका जो र्यूमेन पार्ट है वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ फंगस भी हो सकते हैं, और वो उस फूड को क्या करते हैं, एवरीथिंग द कैटल ईट पासेस थ्रू ए सेक्शन ऑफ ए स्टमक कॉल्ड द र्यूमेन, जो भी कोई वो काऊ या जो एनिमल्स है उसको खाते हैं वो उसके इंटेस्टाइन वाले र्यूमेन पार्ट में जाता है, जहाँ पर दिस कंटेन माइक्रोब्स विच फॉर्मेट प्लांट मटेरियल इनटू ए डाइजेस्टिव फॉर्म, और वो जो घास वो काऊ खा रही है, वो जो गायें वो घास खाती है, तो वो उस घास को किस में बदल देती है, फर्मेंटेड फॉर्म में, उस प्लांट को किस में बदल देती है, डाइजेस्टिव फॉर्म में। तो जब वो डाइजेस्टिव फॉर्म में बदलती हैं, फर्मेंटेशन जो फर्मेंटेशन हुआ है, जो डाइजेशन के लिए तैयार हुआ है, उसमें बनती है, आपका प्रोडक्शन होता है मीथेन गैस का, विच कलेक्ट इन द टॉप ऑफ र्यूमेन एंड बर्ब आउट, ठीक है। जैसे काऊ होती है ना, बैठ के अगर हम देशी भाषा में बोले जुगाली करती है, तो वो क्या काम करती है कि वो मीथेन गैस को एक्सक्रीट आउट करती है। क्लियर है, तो इस तरह का ये प्रोसेस है कि मिथेनोजेंस में कैसे प्रोडक्शन होता है मीथेन गैस का। ठीक है भाई, मीथेन गैस कहाँ से आ रही है, जो भी वो घास खा रही है वो उसके र्यूमेन में जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करके डाइजेस्टिव फॉर्म में लाएंगे, और जब वो डाइजेस्टिव फॉर्म में लाते हैं, उस ग्रास का डाइजेशन होने के बाद मीथेन गैस बनती है। क्लियर, उसके बाद देखो दूसरा एक्सट्रीम हेलोफाइल, कितनी बढ़िया ये जगह है, जैसे ग्रेट साल्ट लेक इन उथा, यानी ऐसे कंट्री जहाँ पे साल्ट है, बहुत साल्टी एरिया है, ठीक है। तो हेलोफाइल्स होता है, जो साल्टी एरिया होगा वो हेलोफाइल्स उसको हम बोलेंगे, और वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया हमारा एक्सट्रीम हेलोफाइल। हेलोफाइल कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हॉल्स मीन्स साल्ट, मतलब जहाँ पे साल्ट हो, और ये इस तरह का आर्किया होता है जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाया जाता है। जैसे डेड सी, जब समुद्र सूख जाता है ना बिल्कुल, और उसका जो नीचे का जो लेयर बचता है, जो नीचे की ज़मीन बचती है जहाँ पे साल्ट ही साल्ट रहता है, जैसे ये है ग्रेट साल्ट लेकिन उठा, तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो हेलोफाइल होते हैं, ठीक है, हेलोफाइल कौन होंगे, जो साल्टी एरिया में जो रहने वाले बैक्टीरिया होंगे, वो प्रोड्यूस करता है पिगमेंट बैक्टीरियोरोफोडिज्म, और जो क्या काम करते हैं, सनलाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करके, और उसको प्लांट्स के लिए यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। क्लियर है, उसके बाद आगे हमारे
थर्मो एसिडोफाइल हो गए, देखो जहाँ से लावा निकल रहा है बिल्कुल, ठीक है, सॉरी, देखो भाई ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी नॉर्मल बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है। थर्मो एसिडोफाइल एज देयर नेम सजेस्ट आर्की दैट थ्राइव इन बोथ हॉट एंड एसिडिक एनवायरनमेंट, जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हो और जो एसिडिक एनवायरनमेंट हो, जैसे वॉल्केनो हो, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई हो। सबसे पहले आपने पता है, अगर हम इसको कोरिलेट करें, जो इवोल्यूशन के टाइम पे धरती का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया हैं वो यही हैं, यानी इसी से ही हमने पता चला कि जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे धरती पे दैट आर बैक्टीरिया। क्लियर? तो स्पेशली इन दोज नियर सल्फर हॉट स्प्रिंग, सल्फर का जहाँ पे सल्फर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहे, सल्फर केमिकल ज़्यादा रहे, जो आइडियल टेम्परेचर होता है थर्मो एसिडोफाइल का, जहाँ पे 70 डिग्री से भी ऊपर जो है वो टेम्परेचर रह सकता है, ठीक है। पीएच लेवल 1 और 2 होगा। हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ पे पाया जाएगा ये वहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउएवर व्हेन सब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर, इसका जो मिनिमम या लोअर टेम्परेचर हो सकता है दैट मे बी 55 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे ये डाई कर जाते हैं, यानी अगर वो टेम्परेचर 77 से बिलो आ जाए तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई अब इसमें हम एक चीज़ समझते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो इन बैक्टीरिया के सर्वाइवल में हेल्प करती है। बाकी नॉर्मल बैक्टीरिया तो ऐसी जगह सर्वाइव नहीं करते। तो देखो ये बढ़िया सा डायग्राम है जिसमें तुम्हें समझने को मिलेगा कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इस आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो इसको हेलोफाइल के लिए भी, मिथेनोजेंस के लिए भी, या फिर जो हमारे थर्मो एसिडोफाइल हैं वहाँ पे रहने के लिए हेल्प करते हैं। ये देखो आपकी यूकैरियोटिक और बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड सेल्स होती है, और ये होती है हमारी आर्कियल फॉस्फोलिपिड सेल्स। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होगे, इसमें कोई भी ब्रांच्ड लिंकेज नहीं है, कोई भी ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। जबकि आप इसमें देखो, इसमें क्या है, ब्रांच्ड चेन है, ठीक है। ये जो ब्रांच्ड चेन होती है इसी की वजह से उसका जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसका जो स्टेमिना है इस एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम कंडीशन में रुकने का, वो इसको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एस्टर लिंकेज है, इधर ईथर लिंकेज होती है और ब्रांच्ड चेन होती है। क्लियर है? तो बाकी भाई बच्चों समझ में आ गया तुमको? दोनों डायग्राम हो गए हमारे, ठीक है। देखो अब देखो एक डायग्राम, ये हमारा थोड़ा पीछे हो गया था। व्हेन आर्किया लैक पेप्टिडोग्लाइकिन ए फ्यू कंटेन ए सब्सटेंस विच इज सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर नोन एज स्यूडोम्यूरिन, यानी जिसमें बैक्टीरिया की जो लेयर होगी वो किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकिन की। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होगी उसकी जो सेल वॉल होगी, जो सेल मेम्ब्रेन होगी, वो किसकी बनी होगी, स्यूडोम्यूरिन, यानी फॉल्स म्यूरिन जो केमिकल्स होता है उसकी बनी होती है। इंस्टेड ऑफ नैम इट कंटेन्स एन एसिटाइल सेलुलोज न्यूरामिक एसिड, ठीक है, लिंक टू नैग द पेप्टाइड इंटरब्रिजेस टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। यही जो म्यूरिन केमिकल होता है वही उसको सर्वाइवल के लिए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सके, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे आपके नीट के पर्पज से, बहुत सारे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा सेल मेम्ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो हेल्प करता है उसको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए, तो दैट इज स्यूडोम्यूरिन या फिर म्यूरिन। क्लियर है बच्चों? देखो ये कुछ एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इसकी और क्या सिमिलरिटी हो सकते हैं यूकैरियोट से। प्रोकैरियोट की हमने बात कर ली, बैक्टीरिया के साथ साथ ये बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा, बहुत सारे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो हमने पढ़ लिए थे। लेकिन यूकैरियोट में और इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो हमारा डीएनए जिसके चारों तरफ जो है वो बाइंड करता है, और एक हिस्टोन प्रोटीन की जो बाइंड करता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। डीएनए रिप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन भी होता है,
ठीक है। मोनोसिस्ट्रोनिक ऑपरेंड प्रेजेंट होगा। मोनोसिस्ट्रोनिक ऑपरेंड अगर आप समझ पाओ तो एक जो डीएनए होगा और वो जो पूरा हिस्टोन प्रोटीन के आसपास एक बनेगा और उससे एक सीक्वेंस बन रहा है, उसको मोनोसिस्ट्रोनिक प्रेजेंट बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक बोलते हैं, ठीक है। अगर ये हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गे की, फोटोसिंथेटिक एल्गे की अगर मैं बात करूँ तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है जो फोटो ऑटोट्रोफ करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। और ये क्रोमेटोफोर पिगमेंट ही नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, किसमें, बैक्टीरिया में। क्लियर है बच्चों? तो कौन सा होता है, क्रोमेटोफोर, क्लियर। और इसमें वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ लिया है मोनेरा क्या होते हैं। मोनेरा में भी दो टाइप होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। एक होता है हमारा आर्की बैक्टीरिया, दूसरे होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सारे हेलोजन, थर्मो एसिडोफाइल, ठीक है, मिथेनोजेंस, ये सारे पढ़ लिए हैं। बाकी उनकी सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है ताकि वो उसको एक्सट्रीम कंडीशन में हेल्प करे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होंगे, हेट्रोट्रोफिक अभी हम लेटर ऑन करेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक हो गया और हमारा फोटो केमिकल सिंथेटिक हो गया, ठीक है। तो बाकी मैं समझती हूँ आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रही होगी, डाउट्स होंगे तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हेल्दी रहिए, ठीक है। हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, बाय बाय।